माननीय अध्यक्ष जी, कई वर्षों से रेलवेज के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में दिए जाते थे और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और हमने देखा कि कई सारे प्रोजेक्ट बहुत लंबे अरसे से विलंबित होते हैं, डिले होते हैं और उसका एक कारण ये भी देखा गया कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्टर होने के कारण टाइम का फोकस नहीं था। इससे हमने एक निर्णय लिया कि नए प्रोजेक्ट्स जो भी काम दिया जाए कंस्ट्रक्शन का, उसको ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन सब काम एक ही कंपनी को हम देते हैं और फिर वो अपने आप जिसको एंगेज करना हो करके काम करे। ये बात माननीय सदस्य की सही है कि हम आगे जो प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं उस पर हमने एक निर्णय लिया है कि उन सबको ईपीसी मोड में दिया जाएगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स 2008 से 16 के बीच पहले ही दे दिए गए थे। अब उनको कैंसिल करके नया ईपीसी बनाना इस लेट स्टेज पे जब 80% काम हो चुका है, खास तौर पे उस परिस्थिति में जहाँ पे काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज वगैरह और बड़ी कठिनाई से ये प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, शायद इस वक्त अच्छा नहीं होगा, संभव भी नहीं है और इस प्रोजेक्ट के हित में भी नहीं होगा। आगे जो नए प्रोजेक्ट्स है उसमें जरूर हम ईपीसी पे ज़्यादा बल दे रहे हैं। 5 श्री राजेंद्र गावित जी। क्वेश्चन नंबर 345। माननीय सदस्य महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि देश में छोटे बड़े जो उद्योग है, व्यापारी है और व्यापारियों की वर्तमान आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब दौर से गुजर रही है, जिसके कारण लाखों जो कामगार है वो बेरोजगार हुए हैं और सरकार की जो मुख्य सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कॉरपोरेट टैक्स के रूप में वो उसका भी काफ़ी बड़े नुकसान हुआ है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में लगभग 6.8 लाख कंपनियां बंद हो चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र में 1.5 लाख कंपनियां बंद हो चुकी है। अकेले महाराष्ट्र के उद्योग के माध्यम से करीबन 40% राजस्व की प्राप्ति होती है। मैं मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है कि पुराने उद्योगों का बंद होना एक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो रिलायंस कम्युनिकेशन तथा जेट एयरवेज जैसे उद्योग है, उनके बंद होने के पश्चात उनके कर्मचारियों के भविष्य के बारे में सरकार की क्या योजना है। और दूसरा, यहाँ जो मैं मंत्री जी को और दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या कारण है कि इतने बड़े पैमाने पे उद्योग बंद हो चुके हैं, इंडस्ट्री डूबी हुई है, क्या उसका वित्तीय कारण हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नोटबंदी और जीएसटी जैसे बड़े फैसले के कारण ऐसी स्थितियाँ पैदा हो गई है? मैं पूरी तरीके से माननीय सदस्य के एज्यूम्ड बातों को का खंडन करना चाहूँगा। जिस प्रकार से उन्होंने कोशिश की है बताने की कि जैसे भारत में उद्योग सब बंद हो रहे हैं या भारत में उद्योग में इतनी बड़ी समस्या है कि लाखों की तादाद में बंद हो रहे हैं, मैं इसका पूरी तरीके से सदन के पटल पर खंडन करना चाहूँगा। वास्तविकता यह है कि भारत में विकास अभी भी चल रहा है। विकास की प्रक्रिया एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखी जाती है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में विकास थमा है, घटा है और उस परिप्रेक्ष्य में जब देखा जाए तो वास्तव में भारत का भी विकास तेज गति से चल रहा है। रही बात एक स्पेसिफिक कंपनी अगर बंद होती है और उसके कामगारों का, तो उसका एक प्रॉपर प्रोसेस है। वो कंपनी एनसीएलटी में जाती है अगर बैंक में एनपीए हो जाए या कोई देनदारी पूरी नहीं कर पाए, और एनसीएलटी उसका एक कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से कामगारों की भी चिंता करती है। कामगारों के लिए भी क्या हो सकता है वो करने की एक प्रॉपर प्रोसेस से किया जाता है। लेकिन सरकार अपनी तरफ से प्रोएक्टिवली कई सारे स्टेप्स ले रही है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करने के लिए जिससे बहुत बड़े रूप में रोजगार और काम के अवसर आएंगे, उसके लिए एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में हमने बताया। 102 लाख करोड़ के अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगेंगे और जिससे देश की जनता को भी सेवा और लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से कॉर्पोरेट टैक्स में अभूतपूर्व परिवर्तन करके
उसको नए जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आए उनको 15% और जो रेगुलर कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, उन सब का भी घटा के कॉर्पोरेट टैक्स बड़े पैमाने पे सरकार ने एक भारत के उद्योग जगत को बल देने के लिए काम किया है। कई सारे स्टार्टअप्स और नए उद्योग, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्योजक देश में शुरू हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि देश के युवा युवती आज एक नए प्रकार से अपने जीवन को देखते हैं और उसी प्रकार से हम उनका सहयोग करने के लिए अन्य कदम उठा रहे हैं। मनीष तिवारी जी। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, अगर आप इस प्रश्न को अपने संज्ञान में लें और उसके उत्तर को देखें तो कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, सवाल कुछ और है और जवाब कुछ और है। पर आपके अनुशासन का पालन करते हुए मैं मंत्री जी से सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी, जब से दूसरी बार आपकी सरकार बनी है, हिंदुस्तान में कितने उद्योग बंद हुए हैं और कितने लोग बेरोजगार हुए हैं? क्या इसका वेरवा आप सदन को देने की कृपालता करेंगे? ये मेरा सीधा सवाल है। मैं समझता हूं कि जैसा हमने जवाब में भी लिखा है, उद्योग अलग अलग प्रकार से, छोटे, बड़े, मध्यम वर्गीय, देश भर में उद्योग अलग अलग प्रकार के चलते हैं और मैं समझता हूं कि ऐसे आंकड़े हर एक स्टेट पे कंपाइल होके स्टेट उसकी निगरानी करती है। ऐसा कोई आंकड़े का सिस्टम नहीं है कि देश में कोई उद्योग कितने बंद हुए, कितनों में तकलीफ आई। लेकिन सरकार रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए इतने सारे अहम कदम उठा रही है जिसकी जानकारी इस प्रश्न में दी गई है। नो, माननीय प्लीज एक मिनट बैठिए। मैं माननीय सदस्य आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि पुनः शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे, शॉर्ट में जवाब मंत्री जी दें। लेकिन जो जवाब दिया है मंत्री जी, एक बार इनको पूरा जवाब पढ़ के सुना दो आप। पढ़ दो इनको, पढ़ो, बताओ जो आपने किया है इनकम टैक्स से लेके सब बता दो इनको क्या क्या किया। मैं समझता हूँ सुनो ना इस विषय पे अभी पूरा मुझे समय मिलना चाहिए। पूरे अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आज विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो थोड़ी कमजोर दौर से गुजर रही है और ये कोई भारत में सीमित नहीं है, ये पूरे विश्व में देखा जाता है। जब हम IMF के साथ डिस्कस करते हैं, जब वर्ल्ड बैंक के साथ डिस्कशन होती है, अलग अलग देश के मंत्री आते हैं, उद्योग मंत्री आते हैं, कॉमर्स मंत्री आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स आते हैं, बड़ी प्रकार से इस विषय के ऊपर चिंता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है। ऐसे में एक सरकार जो प्रोएक्टिव है, एक सरकार जो हर विषय में अहेड ऑफ द कर्व रहती है कि कोई समस्या बहुत गहरी हो उसके पहले कदम उठाए, ऐसे इस सरकार ने अपना परिचय लगातार 5 वर्ष तक दिया है। मैं समझता हूं जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्याएं आती हैं उसमें विश्व भर में देखा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे थ्रस्ट दिया तो नए रोजगार के अवसर बनते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे थ्रस्ट देने से एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है और इससे सबसे बड़ा जो एक आगे चल के हमने योजना बनाई है कि 102 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कुछ सरकारी क्षेत्र में है, जैसे रोड्स हैं, रेलवेज हैं, सीवेज हैं, इनलैंड वाटरवेज हैं, एविएशन के प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ सरकारी क्षेत्र में चल रहे हैं, कई प्रोजेक्ट निजी क्षेत्र में चल रहे हैं, कई प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से किए जाते हैं। बहुत बड़े रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमने थ्रस्ट दिया। इसी प्रकार से फिस्कल और मॉनेटरी दोनों स्टिमुलस हमारी निगरानी में है। फिस्कल स्टिमुलस देने की जहां तक सवाल उठती है तो टैक्सेशन स्ट्रक्चर में अलग अलग बदलाव करके उद्योग को बल दिया जा रहा है, इसका भी जिक्र किया गया। कॉर्पोरेट टैक्सेस को 10% एक साथ कम करना अपने आप में एक अभूतपूर्व प्रभावशाली कदम हमने उठाया। इसी प्रकार से जो नए उद्योग लगेंगे भारत में, जो आज से लेकर 2023 तक लगेंगे, उनको तो लगभग 20%
हमने कम किया उनका कॉर्पोरेट टैक्स का रेट। और मैं समझता हूं जो सरलता करने की कोशिश की जा रही है, चाहे कॉर्पोरेट कंपनीज लॉ हो, एक कंपनीज लॉ जो 2013 में इतनी जल्दबाजी में दिन में पास किया गया था, जिससे पूरा देश परेशान था। पूरे देश में एक प्रकार से लोग चिंतित थे कि हर एक्टिविटी को कांग्रेस की सरकार ने क्रिमिनलाइज कर दिया। हमने उसमें लगातार संशोधन करके डिक्रिमिनलाइज किया और छोटी छोटी बेबुनियाद बातों के ऊपर जो कांग्रेस ने हर व्यक्ति को चोर और गुनहगार बना दिया था, Question number- हमने डिक्रिमिनलाइज करके उनको साधन दिया कि वो पेनल्टी पे करके मुक्त हो सके। आप ही चाहते थे, मैं तो पूरा और 1 घंटा Question इनको number- उद्योग के ऊपर दे सकता हूँ भाषण। क्वेश्चन नंबर